हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। और एक पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स जो कि डीडीटी है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बन कंपाउंड्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक से ज्यादा हेलोजन एटम लगे हुए होते हैं, उनको हम लोग पॉलीहेलोजन कंपाउंड नाम से जानते हैं। कई ऐसे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स होते हैं जिनका इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है या एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। कुछ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, और जिसमें एक पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स डीडीटी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक पहला एग्जाम्पल हमारा है डाइक्लोरोमीथेन, इसमें 2 क्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं। अगला एग्जाम्पल है ट्राइक्लोरोमीथेन, 3 क्लोरो एटम लगे हुए हैं। और फिर टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारा एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर अंडर द नेम ऑफ पायरीन। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रोमोफार्म, और यहाँ पर 3 ब्रोमीन एटम या ब्रोमो ग्रुप लगे हुए हैं मीथेन में, यानी ये मीथेन का डेरिवेटिव है। सिमिलरली आयोडोफार्म में 3 आयोडीन एटम लगे हुए हैं हमारे मीथेन में, यानी ये मीथेन का डेरिवेटिव है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है जिसका नाम है फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर एक मीथेन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए गए क्लोरो ग्रुप से और 2 हाइड्रोजन फ्लोरो ग्रुप से। इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है रेफ्रिजरेशन में। हम लोग जो डीडीटी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं वो पहला क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, जो कि ओरिजिनली बनाया गया था 1873 में। लेकिन इसका पहली बार इंसेक्टिसाइड बिहेवियर या इंसेक्टिसाइड नेचर जो था, पॉल मुलर ने 1939 में समझाया था। इस तरह से जो पॉल मुलर के बारे में भी हम लोग थोड़ा जानना है। पॉल मुलर को नोबेल प्राइज मिला इस वर्क के लिए, और जो नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज की जो फील्ड थी वो थी मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, और जिस साल इनको नोबेल प्राइज मिला था वो था 1948। एक बार जब इसकी डिस्कवरी हो जाती है, इसका इफेक्टिवनेस समझ में आ जाता है इंसेक्टिसाइड के तौर पे, तो इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन शुरू हो जाता है। और ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के तुरंत बाद इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। इसका मेन एप्लीकेशन जिस कारण था वो था मॉस्किटो को किल करने के लिए, जो कि उस समय मलेरिया बहुत ज्यादा स्प्रेड होता था, और मलेरिया के अगेंस्ट यानी मॉस्किटो को किल करने के लिए इसका इफेक्टिवनेस एज ए इंसेक्टिसाइड बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होने लगा। साथ ही साथ जो लाइस है, लाइस जो कि कैरी करता है टाइफस फीवर, उसको भी किल करने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज होने लगा। एक बार जब इसका एक्सेसिव यूज होने लगा, एक्सटेंसिव यूज होने लगा, तो इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स आई वो लेट 1940s में पता चलने लगी कि ये इस तरह से नेचर में हार्म कर रहा है, इतना ये टॉक्सिक है नेचर के लिए। हम लोग इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2 क्लोरो एटम लगे हुए हैं 2 रिंग पर, यानी ये डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन इसका पूरा नाम है। आईयूपीएसी नाम यहाँ लिखा गया है, और आईयूपीएसी नेम भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जब इसका ज्यादा एप्लीकेशन होने लगा, तो यह ज्यादा एप्लीकेशन जब इसका होता है, तो वहां पर जिन इंसेक्ट के अगेंस्ट इसका ज्यादा एप्लीकेशन होता है डीडीटी का, वो इंसेक्ट इससे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते। कई ऐसी स्पीसीज थी इंसेक्ट की जिनके अंदर डीडीटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, यानी अब डीडीटी का ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए था उनको किल करने के लिए, और कई बार हायर कंसंट्रेशन पर भी वो रेजिस्ट कर जाते थे, सरवाइव कर जाते थे, और डीडीटी उनको नहीं किल कर पाता था। साथ ही साथ फिशेज में बहुत ज्यादा इनकी टॉक्सिसिटी नोटिस की गई, और इसका ये रीजन था कि जो डीडीटी की केमिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और ये फैट सॉल्युबिलिटी रखता है, यानी ये बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू में, फैट सेल्स में और फैट में जाके डिपॉजिट हो जाता है। डीडीटी इजिली मेटाबोलाइज नहीं होता है, इसलिए ये ज्यादा तेजी के साथ मेटाबोलाइज नहीं होता है, तो ये जनरली बायो ट्रांसफॉर्मेशन से एनिमल इसको बॉडी से नहीं हटा पाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बॉडी से जल्दी रिलीज कर दिए जाते हैं, लेकिन फैट सॉल्युबल कंपाउंड बॉडी में स्टोर होते जाते हैं। तो जो फैटी टिश्यू होते हैं उसमें डीडीटी भी स्टोर हो जाता है, और अगर लगातार इंजेक्शन के तौर पर यानी खाने के तौर पर ये बॉडी में आता रहे एक स्टेडी रेट से, एक कांस्टेंट रेट से, तो ये बॉडी में जाके डिपॉजिट होने लगता है, और बॉडी में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसे हम लोग बायो कंसंट्रेशन या बायो एक्युमुलेशन से समझ सकते हैं। अब एक बार डीडीटी बॉडी में ज्यादा आने के बाद
कई तरह के और एबनॉर्मलिटी शुरू कर देता है। डीडीटी अमेरिका में या यूनाइटेड स्टेट में 1973 से बैन हो चुका है, जबकि कई दुनिया में ऐसी कंट्रीज हैं जहां अभी भी डीडीटी का एप्लीकेशन हो रहा है। यहाँ हम लोग एक बार फिर से डीडीटी का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।